दुनिया भर की माताओं और उनके नवजात बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब नवजात बच्चों को अपनी मां का दूध पीने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। महिला सांसद ने भरी संसद में अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराकर रचा इतिहास। महिला ने ऐसा करके न केवल हिम्मत दिखाई बल्कि ये भी बता दिया कि दुनिया में एक मां से बड़ा योद्धा और कोई नहीं होता। पुरुषों के द्वारा किए गए लाख विरोध के बावजूद इस मां ने अपने नवजात बच्चे के लिए भरी संसद में तूफान खड़ा कर दिया। अब कोई भी पूर्व सांसद इस महिला से टकराने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो पूर्व सांसद भी कभी नवजात था और मां का दूध पीकर ही आज बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पुरुष प्रधान दुनिया में महिलाओं ने उठाया बड़ा कदम। अपने बच्चे को भरी संसद में स्तनपान कराने के लिए महिला सांसद ने लड़ी एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद सभी सांसदों ने ताली बजाकर इस मां का बढ़ाया हौसला। आमतौर पर महिलाएं अपने नवजात बच्चे को लेकर काम पर नहीं जाती हैं। कई बार उन्हें ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है, लेकिन इस महिला सांसद ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब किसी भी पेशे में महिलाएं अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराते हुए काम पर लौट सकती हैं। आखिर ये सब कारनामा किस देश में हुआ है, जानकर आप चौंक जाएंगे। इस देश की सर्वोच्च नेता एक महिला है, लेकिन संसद भवन में पुरुषों का वर्चस्व जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली की एक महिला सांसद ने भरी संसद में अपने बच्चे को स्तनपान कराया। उनके इस काम की जमकर तारीफ की जा रही है। इटली की इस महिला सांसद का नाम गिल्डा स्पोर्टेलियो है। गिल्डा स्पोर्टेलियो बुधवार को निचले सदन में अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराने वाली इटली की पहली राजनेता बनी। इस दौरान उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े एक बिल पर मतदान भी किया। इसके बाद उनके साथी सांसदों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराया। इटली की संसद के निचले सदन चैम्बर ऑफ ड्यूटी को पुरुष प्रधान माना जाता है। ऐसे में गिल्डा स्पोर्टेलियो के इस कदम को काफी हिम्मत भरा बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिल्डा स्पोर्टेलियो वामपंथी झुकाव वाले 5 स्टार मूवमेंट पार्टी की सदस्य हैं। ये वही सांसद है जिन्होंने एक नियम के लिए लड़ाई लड़ी थी, ताकि संसदीय सत्र के दौरान महिलाओं को अपने बच्चे को पालने की अनुमति दी जा सके। संसदीय सत्र की अध्यक्षता कर रही जॉर्जिया मुलो ने कहा कि ये पहली बार है सभी पार्टियों के समर्थन के साथ गिल्डा स्पोर्टेलियो ने स्तनपान कराया है। उन्होंने गिल्डा स्पोर्टेलियो के नवजात बच्चे फेडरिको को शुभकामनाएं दी। स्पीकर ने कहा कि फेडरिको को लंबे, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। अब हम चुपचाप रहेंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद स्पोर्टेलियो ने कहा कि बहुत सी महिलाएं समय से पहले ही अपने बच्चे को स्तनपान बंद कर देती हैं। ऐसा वे अपनी पसंद से नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने काम पर लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज से अगर इटली की सर्वोच्च संस्थान अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल करने की अनुमति देती है कि ऐसे किसी भी पेशे में किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज से अगर इटली की सर्वोच्च संस्थान अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल करने की अनुमति देती है तो किसी भी पेशे में किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ला रेप्लिका से बात करते हुए स्पोर्टेलो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका ये काम इटली के सभी कार्यस्थलों को प्रेरित करेगा, ताकि कामकाजी माताओं के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना आसान हो सके। पिछले साल एक संसदीय नियम पैनल ने महिला सांसदों को अपने बच्चों के साथ कक्ष में प्रवेश करने और उन्हें 1 वर्ष की आयु तक स्तनपान कराने की अनुमति दी थी। जॉर्जिया मेलोनी ने अक्टूबर में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। हालांकि इटली में 2/3 सांसद पुरुष हैं। वहीं दोस्तों, चीन की नापाक हरकत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के नए राज्यों को निशाना बनाए जा रहा है, ताकि वहां की जमीन कब्जाई जा सके। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश की। जहां उसे कामयाबी नहीं मिली तो उसने अरुणाचल से सटी सीमा के पास मिलिट्री विलेज बनाने शुरू कर दिए, ताकि चीनी सैनिकों के हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान यहां रखे जा सके। अब ठीक यही छोटे छोटे गांव चीन उत्तराखंड से लगती सीमा के पास बना रहा है, जिस पर भारत ने चीन पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल खबरों के मुताबिक उत्तराखंड से सटी सीमा के बेहद नजदीक ईस्टर्न सेक्टर में चीन लगभग 400 गांव बसाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में नाकामी मिलने के बाद अब चीन उत्तराखंड में नए गांवों का निर्माण कर रहा है। चीन जो ये सीमा के पास गांव बसा रहा है, उन्हें सेल्फ डिफेंस विलेज कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय रसद और हथियार इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इस गांव में चीनी सेना के मिलिट्री कैंप होने की आशंका जताई जा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड से सटी सीमा के नजदीक करीब 55 से 60 घरों का निर्माण कर लिया है। हालांकि इनकी दूरी उत्तराखंड सीमा से 35 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। यह सभी गांव पीपल्स लिबरेशन आर्मी की निगरानी में रहते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सीमा से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने नए गांव बसाने शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सीमा से सटे पूर्वी सेक्टर में लगभग 400 गांव बसाने की योजना बना रहा है, जिससे वो पूर्वी सीमा पर अपनी पैठ को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड चीन के साथ करीब 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है
और चीन के गांव आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखा जाए तो ये सारे गांव चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए भारत इनके निर्माण पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन आत्म सुरक्षा के तौर पर भारत ने चीन को आगाह किया है कि गांव के बहाने अगर चीनी सैनिक उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश करते हैं या हमारी सरजमीं पर अधिकार जमाने की बातें करते हैं तो हम उन गांव को उड़ा देंगे। वैसे भी प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन बॉर्डर के 50 किलोमीटर के एरिया में ठोस निर्माण कार्य नहीं कर सकता। सिर्फ दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग कर सकती है, लेकिन चीन किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए खतरा महसूस होते ही हम भी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दोस्तों, अगर चीन प्रोटोकॉल तोड़कर सीमा के पास अवैध निर्माण कार्य कर सकता है तो फिर इसके जवाब में हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, हमारे देश में एक लॉ है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, कि हम गुनहगारों को भी बिरयानी खाने को देते हैं और अगर कोई आरोपी पाकिस्तान से हो तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। अब आपको नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मालूम है आपको उससे महत्वपूर्ण जानकारी उगलवानी होती है, लेकिन इसके लिए सालों तक उसे बिरयानी खिलाने का क्या मतलब? और वैसे भी कसाब से इतनी जानकारी उगलवाकर हमने पाकिस्तान पर कौन सा बड़ा अटैक किया? और 26/11 अटैक के बाद पाकिस्तान ने हम पर कितने अटैक किए वो गिनती करना भी आप भूल चुके होंगे। तो फिर हम किस लिए पाकिस्तानी जिहादियों को जेल में डालकर बिरयानी खिला खिलाकर उन्हें मोटा कर रहे हैं? कसाब की तरह एक और इंसान है जिसने भारत में हमले करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये शख्स पाकिस्तान का जासूस भी है और विरोधी संगठन का हीरो। दरअसल दोस्तों, हम बात यासिन मलिक की कर रहे हैं, जिस पर 4 एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या करने, कश्मीर में बम ब्लास्ट करने, कश्मीरी पंडितों को मारने और टेरर फंडिंग जैसे अनेकों आरोपों के चलते यूएपीए धारा 16, 17, 18, 20 और आईपीसी धारा 120 बी के तहत आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल ये बंदा जेल में है, लेकिन भारतीय सेना इसे जल्द फांसी पर लटकाने वाली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अलगाववादी नेता यासिन मलिक पिछले साल ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन भारतीय सेना और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है और इसके लिए सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां तक कि आर्मी ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की। सेना का कहना है कि यासिन का लक्ष्य भारत से जम्मू कश्मीर को बलपूर्वक अलग करना था। कश्मीर को भारत से अलग करके एक नए इलाका यानी कि आजाद कश्मीर को जन्म देना था, ताकि वहां मसूद और हाफिज के लॉन्च पैड खड़े किया जा सके। यासिन एक देशद्रोही है और पाकिस्तान का पालतू है, जिसने पाकिस्तानी जिहादियों के लिए एयरफोर्स के 4 अधिकारियों का भी कत्ल कर दिया। इस पर और भी ऐसे संगीन आरोप है जिसका कश्मीर पुलिस के पास रिकॉर्ड भी नहीं, और यासिन ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। यासिन की सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में सेना ने कहा कि अगर इस तरह के खूंखार लोगों को देशद्रोही होने पर भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड से बचने का एक रास्ता मिल जाता है। सेना के मुताबिक उम्र कैद की सजा इसके द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा नहीं है। यासिन की वजह से देश के ना जाने कितने जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने मासूम लोग मारे गए, कश्मीर का नाम तक खराब हुआ। इसलिए यासिन पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए हम यासिन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं, और ये इसी लायक है। और इसके मरने के बाद ही हमारे जवानों को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित होगी। पता नहीं इतने कांड करने के बावजूद भी यासिन जैसे लोगों को क्यों जिंदा रखा जाता है। यहीं अगर इजराइल या रूस होता तो आज यासिन की बत्सी होती। तो दोस्तों, क्या आप सेना की मांग से सहमत है? क्या यासिन को फांसी होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।